विद्यार्थियों, हम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उसकी मान्यताएं और उसके विभिन्न समीकरणों का अध्ययन किया था। सामने स्क्रीन पे आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें ए, बी, सी और डी। आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो आगे जो परिवर्तन होंगे, चाहे वो श्रम की पूर्ति में हो, चाहे श्रम की मांग में हो, चाहे मुद्रा की पूर्ति में हो, वो सब इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो आप लोग इन चारों डायग्रामों को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इसमें जो ए है वो उत्पादन और रोजगार के बीच में संबंध को बता रहा है। और पहले ये है जो उत्पादन वक्र है, पहले बढ़ती दर से और फिर घटती दर से बढ़ता है। नीचे जो बी है वो डीएल श्रम का मांग वक्र है और एस एल श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर संतुलन का निर्धारण हो रहा है। इस रोजगार के संतुलन के स्तर पर, जो कि ON1 है, वास्तविक मजदूरी W/P1 है। फिर C है, वो है मुद्रा की पूर्ति MV, जो कि आयताकार हाइपरबोला वक्र है। इस पर OY पे उत्पादन और OX पे कीमत स्तर का निर्धारण हो रहा है। फिर नीचे D है, वो मौद्रिक मजदूरी OYX पे है और कीमत स्तर OXX के ऊपर दर्शाया गया है। अब है श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। जब दिए हुए उत्पादन फलन तथा मुद्रा की पूर्ति, इसका मतलब है कि उत्पादन फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुद्रा की पूर्ति जो कि MV है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो श्रम का मांग वक्र है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनके दिए हुए होने पर श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी तो जो SL वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। श्रम की पूर्ति में अगर वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। पहले क्या था, SL था। इसकी पहले वाली कंडीशन देखिए, SL और DL एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर रोजगार है ON1 और वास्तविक मजदूरी है W/P1। अब क्या हुआ है, श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो गई है। श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो गया है, SL1। इस श्रम के पूर्ति वक्र पर अब जो नया संतुलन बिंदु है वो है E1। इस E1 के ऊपर जो आपको बी डायग्राम है उसमें देखिए, SL1 और DL दोनों एक दूसरे को E1 बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये है नया संतुलन का बिंदु। इस संतुलन के बिंदु पर जो रोजगार का जो स्तर है वो है ON2। पहले क्या था, ON1। तो इसमें क्या हुआ है, रोजगार में वृद्धि हो गई है। और वास्तविक मजदूरी जो थी पहले थी W/P1, क्योंकि संतुलन ए बिंदु पे था। अब श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से नया संतुलन का बिंदु E1 है। इस संतुलन के बिंदु पर वास्तविक मजदूरी क्या हो गई है, W/P2 हो गई है। तो पहले से क्या हुआ है, वास्तविक मजदूरी में कमी हो गई है। तो श्रम की पूर्ति अगर में वृद्धि होती है तो उससे रोजगार का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ा है, और वास्तविक मजदूरी में कमी हुई है। क्योंकि रोजगार का स्तर तभी बढ़ेगा जब वास्तविक मजदूरी में कमी हो। क्योंकि उत्पादन फलन दिया हुआ है, इसलिए रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है, तो रोजगार के बढ़ने से उत्पादन में भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो पहले रोजगार का स्तर था ON1, जब श्रम की पूर्ति में वृद्धि हुई तो रोजगार का स्तर बढ़ के हो गया ON2। उत्पादन था OQ1 था, फिर श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ के OQ2 हो गया है। अब क्योंकि हमने माना था कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो भी दी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए जब उत्पादन में वृद्धि हो गई है
तो उत्पादन में वृद्धि होने से कीमतों में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो पहले OP1 से कम होके OP2 कीमतें हो गई है। फिर नीचे देखिए, जो वास्तविक मजदूरी रेखा है वो W/P1 है। श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से W/P2 वास्तविक जो मजदूरी रेखा है वो दाईं ओर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वास्तविक मजदूरी में कमी हो गई है। और यहाँ पर जो मौद्रिक मजदूरी है उसमें भी कमी हो गई है। तो इस प्रकार से ये श्रम की पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट रहेंगे। तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से एक तो रोजगार का स्तर बढ़ गया है, वास्तविक मजदूरी कम हो गई है, बढ़े हुए रोजगार के स्तर पर उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है, उत्पादन में वृद्धि होने से कीमत स्तर में कमी हो गई है, और कीमत स्तर में कमी होने से और जो मौद्रिक मजदूरी है उसमें भी कमी हुई है, जिससे वास्तविक मजदूरी कम हो गई है। और डी जो डायग्राम है उसमें वास्तविक मजदूरी W/P1 से कम होके जो इसका वक्र है वो W/P2 दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये श्रम की अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे। अब है श्रम की मांग में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में जब श्रम की पूर्ति SL और मुद्रा की मात्रा MV अगर स्थिर रहे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, और अगर श्रम की मांग में परिवर्तन हो जाए, अर्थात अगर मान लो उसमें वृद्धि हो जाए, तो श्रम की मांग में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि पर ही संभव है, और इससे श्रम का जो सीमांत उत्पादकता वक्र MPPL है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इससे उत्पादन फलन भी बढ़ जाएगा। अब इसकी जो श्रम की मांग है उसमें वृद्धि होने से क्या क्या इफेक्ट होंगे वो हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। पहला है DL और SL वक्र जो है दोनों, इसमें बी जो डायग्राम है उसमें देखिए DL और SL दोनों एक दूसरे को E बिंदु के ऊपर काट रहे हैं। इस बिंदु के ऊपर संतुलन हो रहा है। ON1 रोजगार का स्तर है और इस रोजगार के स्तर पर वास्तविक मजदूरी W/P1 है। अब श्रम की मांग में वृद्धि होने से श्रम का जो मांग वक्र है DL वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। श्रम की मांग में वृद्धि होने से श्रम का मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होकर DL1 हो गया है। इस नए संतुलन के बिंदु जो E1 है, क्योंकि DL1 और SL एक दूसरे को E1 पे काट रहे हैं, इस संतुलन के स्तर पर रोजगार है वो बढ़ के हो गया है ON2, पहले था ON1, और श्रम की मांग में वृद्धि से वास्तविक मजदूरी जो है वो भी बढ़ के हो गई है W/P2। अब ये डायग्राम देखिए, जब रोजगार का स्तर बढ़ गया है ON1 से O2 तो उत्पादन भी OQ1 से बढ़ के OQ2 हो गया है, और उत्पादन वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। क्योंकि MV स्थिर है, उत्पादन OQ1 से बढ़ के OQ2 होने से जो कीमत स्तर है वो भी OP2 से कम होके OP1 हो गया है। कीमत स्तर के कम होने पर, क्योंकि यहां पर मौद्रिक मजदूरी बढ़ी है, मौद्रिक मजदूरी के W1 से बढ़ के W2 हो जाने पर वास्तविक मजदूरी W/P1 से बढ़कर W/P2 ऊपर की ओर खिसक गई है। तो इस प्रकार से अगर श्रम की मांग में वृद्धि होती है तो उससे रोजगार में वृद्धि होती है, वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है, रोजगार में वृद्धि होने से उत्पादन फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होने से कीमत स्तर में कमी होगी, कीमत स्तर में कमी होगी और साथ ही मौद्रिक मजदूरी में भी वृद्धि होगी। इससे W/P2 वास्तविक मजदूरी भी ऊपर की ओर खिसक जाएगी।
अब है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम एवं मूल्य संचय का आधार है और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमतों के स्तर एवं मौद्रिक मजदूरी को प्रभावित करता है। यह रोजगार तथा उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं कर सकता और न ही यह वास्तविक मजदूरी दर को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार उत्पादन, रोजगार एवं वास्तविक मजदूरी दर पर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह इससे अप्रभावित रहते हैं। अब इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सी में देखिए एमवी वक्र जो कि मुद्रा का पूर्ति वक्र है, अगर इसमें वृद्धि हो जाती है तो यह बढ़ के MV1 हो जाता है, क्योंकि उत्पादन स्थिर है तो इससे मुद्रा की पूर्ति में जो वृद्धि हुई है वह केवल कीमत स्तर को बढ़ाएगी। तो कीमत स्तर पहले OP1 था, उससे बढ़ के OP2 कीमत स्तर हो गया है और उसी के अनुरूप जो मौद्रिक मजदूरी थी वो पहले W1 थी, OW1 वो बढ़ के हो गई है OW2। तो इस प्रकार से जो वास्तविक मजदूरी है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो भी W/P1 ही है। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन उत्पादन, रोजगार और वास्तविक मजदूरी दर को प्रभावित नहीं करता है, यह केवल कीमत स्तर को ही प्रभावित करेगा। अब तक जो हमने पढ़ा था वो बचत और निवेश रहित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत समझा। अब है बचत और निवेश होने की स्थिति में। प्रतिष्ठित सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में जितनी भी आय है वो उपभोग पर व्यय कर दी जाती है और बचते नहीं होती। अगर हम वस्तुओं को मान ले, जब तक वस्तुओं को निवेश में व्यय नहीं किया जाएगा तब तक कुल आय एवं उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि इससे सेका बाजार नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है उनके अनुसार बचत और निवेश में जो समानता है वो ब्याज की दर के द्वारा स्थापित होती है। S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, जो बचते हैं वो ब्याज दर का धनात्मक फलन है, अर्थात अगर ब्याज की दर में वृद्धि होगी तो बचतें भी बढ़ेगी और ब्याज की दर में कमी होगी तो बचतें भी कम हो जाएगी। और फिर है I इज इक्वल टू GR, निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। निवेश और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, अगर ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज़्यादा होगा और ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो निवेश कम होगा, तो दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है। और संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हो। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें II जो है वो निवेश वक्र है और SS है वो बचत वक्र है। OX अक्ष के ऊपर बचत और निवेश लिए गए हैं और OY अक्ष के ऊपर ब्याज की दर ली गई है। II और SS बचत और निवेश दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर OR ब्याज दर और OT बचत और निवेश दोनों बराबर है। अगर मान लो ब्याज की दर OR2 हो तो इस ब्याज की दर के ऊपर बचत ज़्यादा है और निवेश कम है, तो बचत की पूर्ति ज़्यादा होने से क्या होगा, ब्याज की दर कम होगी और ब्याज की दर कम होके वापस OR स्थिति में पहुंच जाएगी। अगर ब्याज की दर कम है, OR1 है, तो इस ब्याज की दर के ऊपर निवेश की मांग ज़्यादा है और बचत की पूर्ति कम है। इससे ब्याज की दर में वृद्धि होगी और वापस वह OR स्थिति में पहुंच जाएगी, जहां पर बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने रोजगार के
प्रतिशत सिद्धांत को रेखा चित्रों के माध्यम से समझा, जिसमें बचत और निवेश नहीं होने की स्थिति में और होने की स्थिति में इसका अध्ययन हमने किया।